डे 10 ऑफ 270 हार्ड चैलेंज केमिस्ट्री। ठीक है, तो जहाँ पर रोका था 2 दिन में हम लोग ने काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व की है केमिस्ट्री की। यहाँ पर आ गया बेटा आप लोग का सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशंस को आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। लेट्स सी कि हम लोग यहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। आज के लेक्चर में मेरा प्लान है कॉलीगेटिव तक ख़त्म करवाना। ठीक है, तो बाकी देखते हैं सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। सॉल्युबिलिटी का बेसिक मतलब है कौन कितना सॉल्यूबल है एक गिवन चीज़ के अंदर। मतलब जो गिवन चीज़ है, आप ये बोल सकते हो अगर आपने सॉल्वेंट सेम किया है, अगर आपके पास एक सॉल्वेंट ए है और दूसरे कंटेनर में भी आप लोग का ए ही सॉल्वेंट है, लेकिन आपके जो सल्यूट की चीज़ है वो अगर अलग अलग है, तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आप ये बोल सकते हो कि लेट सपोज बी सल्यूट है, इस वाले में सी सल्यूट है, तो अगर बी ज़्यादा घुल जाता है पानी के अंदर, लेट सपोज पानी मेरा सॉल्वेंट है, अगर बी ज़्यादा घुल जाता है पानी के अंदर तो बी ज़्यादा सॉल्यूबल हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू सी, अगर सी कम घुलता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो यहाँ पर बेटा सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, और वो बेसिकली बेटा यहाँ पर ये होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट। सबसे पहली चीज दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट। स्पेसिफाइड अमाउंट मतलब 100 ग्राम पानी लिया है या 1 लीटर पानी लिया, तो 1 लीटर पानी ही दोनों कंटेनर में लिया, उसमें कितना नमक आप डाल रहे हो या उसमें आप कितना चीनी डाल रहे हो। ठीक है, तो दैट कैन बी डिजॉल्व स्पेसिफाइड अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पर आप लोग का टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो, एक का पानी का 0 डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी ले रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो 5 डिग्री पर जो आप लोग का चिल्ड पानी है फ्रिज से जो बाहर आया है, और एक जगह आपने बहुत ही बॉइलिंग हॉट वाटर ले लिया। नहीं, ऐसे आप कंपेयर नहीं करोगे कभी भी सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन में सबसे पहले डेफिनेशन में क्या क्या वर्ड्स याद रखने हैं। इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट विच विल गेट डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि अमाउंट मेरा स्पेसिफाई होना चाहिए एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये नहीं कि भाई टेम्परेचर मेरा चेंज होता रहे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, तो सबसे पहले बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड आप लोग का सॉल्वेंट की तरह हम लोग ट्रीट करने वाले हैं इस पूरे सेक्शन के अंदर। एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, हम लोग को पता है सॉइल डिजॉल्व नहीं होती पानी के अंदर, वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व, बट नैफ्थलीन एंथ्रासीन नहीं करते डिजॉल्व। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डिजॉल्व रेडिली इन बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर सोडियम क्लोराइड और शुगर उसमें नहीं होते। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको बेटा याद रखनी है। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर कभी बन जाए बोर्ड्स लेवल के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि आप लोग का जो होता है पोलर सॉल्वेंट होता है, तो वो पोलर सल्यूट के अंदर ही पोलर सल्यूट विल गेट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट इटसेल्फ, एंड नॉन पोलर अकॉर्डिंगली आपका नॉन पोलर में होता है। तो इसलिए हम लोग बेटा बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सिंपल सी बात है यार। एक टाइम था जब आप उससे बात करने लगे थे, चालू किया था, और अब आप उनकी बातों में इतना घुस चुके हो, इतना ज़्यादा डिज़ोल्व हो चुके हो, क्योंकि अब उनकी बातें आपको इतनी फेमिलियर लगती हैं कि आप उनकी बातों में डिज़ोल्व हो जाते हो, और कोई और अगर उनसे हट के कोई बात करता है तो उसमें आपको इतना मज़ा नहीं आता। सो लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, याद रखने का देखो यार तरीका है ये सारी चीज़ें इन। ठीक है, इन जनरल सल्यूट डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट इफ द इंटरमोलिकुलर interaction are similar in the two, or we may say like dissolves like. When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution. तो देखो बेटा ये वाला जो पैराग्राफ्स आने वाले ना, ये लाइन बाय लाइन हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझने हैं। अगर आप सॉलिड सल्यूट को ऐड करते हो सॉल्वेंट में, कुछ सल्यूट डिजॉल्व्स एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन इंक्रीजेज, तो सल्यूट की मात्रा आपकी सोल्यूशन के अंदर बढ़ने लग जाती है। पहले तो 0 थी, अब धीरे धीरे आप लोग की बढ़ रही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। तो ये वर्ड बेटा हम लोग बहुत ज़्यादा आगे पूरा टाइम यूज़ करने वाले। डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि डिसोल्यूशन नहीं कि सोल्यूशन कम नहीं हो रहा है, डिसोल्यूशन का मतलब ये नहीं है
दिस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपके सॉल्यूशन में सल्यूट की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक। Some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out of solution. तो ये बस इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ सल्यूट पार्टिकल्स जो कि सोल्यूशन में होते हैं वो कोलाइड करते हैं विद द अदर सल्यूट सॉलिड सल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सोल्यूशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. तो ये बेटा क्रिस्टलाइजेशन आप लोग क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हो या 7th में था. तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या था, पहले हम लोग हॉट करते थे पानी को, फिर उसके अंदर वो जो भी हम लोग को सॉल्ट ऑब्जर्व करनी थी वो डालते थे, फिर उसको एकदम से कूल डाउन कर देते थे. तो उस कूल डाउन के प्रोसेस में क्या होता है ज़रा उसको समझो. मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, ऑलवेज ऑलवेज टीचर्स शुड बी सेइंग दीज थिंग्स. सो व्हाट इज बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन, तो उसको ज़रा ध्यान से समझो. होता क्या है, जब जैसे जैसे बेटा पानी ठंडा होता है तो पानी क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड आप कूल डाउन हो बेटा, आप कूल डाउन होने मतलब आप कूल्ड हो रहे हो, ठीक है, आप कूल हो रहे हो. कूल में क्या होता है बेटा, आप आइस की तरह फॉर्म हो रहे हो, मतलब आपके जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड होने लगेंगे. जैसे पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होने लगेंगे, धक्का लग रहा है, धक्का लग रहा है, धक्का लग रहा है, और मैं बाहर निकल गया. जैसे ही मैं बाहर निकला, मतलब मैं सॉलिड पार्टिकल था, मैं बाहर निकल गया बेटा. जैसे ही मैं बाहर निकलने लगूंगा, ठीक है, मैं बाहर निकलने लगूंगा, तो वो बाहर वाला पार्टिकल कहाँ रहेगा, कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ना. तो वो बाहर जो पार्टिकल निकल लग जाते हैं ना, जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स आपके कंप्रेस होने लग जाते हैं या फिर गेट टुगेदर करने लग जाते हैं, तो जब वो सल्यूट पार्टिकल ऐसे बाहर निकलने लग जाता है तो वो क्रिस्टल फॉर्म करने लग जाता है. ये है बेसिकली बेटा क्रिस्टलाइजेशन का. मैंने बहुत सिंपल टर्म से बताया, असलियत में एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी क्या होती है क्या नहीं होती है अपने को नहीं लेना देना. मैंने बस जैसे बच्चे को समझा सकते हैं ना कि भाई तेरे को पता है जब ठंडी हो जाती है कोई चीज़ तो वो पास आने लगती है, पास आने लगती है तो जगह कम हो जाएगी, जगह कम हो जाएगी. दो बच्चे सीट पर बैठे हैं तो जगह कम हो जाएगी. अगर दो मोटे लोग एकदम से बीच में आने लग गए तो आप क्या करोगे, वहाँ से उठ करके निकल जाओगे या आप ऑब्वियसली आपको सीट छोड़नी ही पड़ेगी. तो बस वैसे ही बेटा पार्टिकल्स भी जगह छोड़ते हैं. तो ये होता है अ स्टेज इज रीच व्हेन द टू प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट. So under such condition, number of solute particles going into solution will be equal to the solute particles separating out and a state of dynamic equilibrium is reached. तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम ऐसा होता है कि पहले डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब सल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, बट जैसे जैसे सल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं और हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस पे जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सल्यूट के पार्टिकल्स बाहर भी निकल रहे हैं. तो जितने अंदर जा रहे हैं उतने बाहर जा रहे हैं. तो ये आप लोग की इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, जितना अंदर उतना ही बाहर, ठीक. तो solute plus solvent gives solution. At this stage, the concentration of solute in solution will remain constant under the given condition. टेम्परेचर एंड प्रेशर को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो अब आपकी गिवन कंडीशन में आपकी हर एक चीज़ क्या हो जाएगी, बैलेंस ऑफ हो जाएगी, ठीक है. So similar process is followed when gases are dissolved in liquid solvent. Such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is known as saturated. तो ये definition हम लोग को बचपन से आती है बेटा. And unsaturated is one in which more solute can be dissolved at the same temperature. The solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution and contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent. तो अगर हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें, बेसिकली हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं मैक्सिमम स्टेज पर. तो मैक्सिमम स्टेज मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज की जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, वो स्टेज आपकी बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन की होती है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट अब अंदर जा चुका है. तो अब जैसे ही डालोगे उतना ही बाहर निकलेगा, जैसे ही डालोगे उतना ही बाहर निकलेगा, जैसे ही डालोगे उतना ही बाहर निकलेगा. समझ में आई बात. तो ऐसा होता है. And contains a maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent. Thus the concentration of solute in such a solution is its solubility. तो concentration अगर आप solute की ढूंढो in solution, उसको हम लोग solubility का नाम देते हैं. Earlier we have observed that solubility of one substance into another depends on the nature of substance. In addition to these variables, two other parameters are also there. That is temperature and pressure बेटा. That is temperature and pressure. ठीक है. तो अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, क्या ये चीज़ हम लोग को समझनी है? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं समझाऊंगा, ठीक है. मैं इसको बेसिक सा, मैं तुम्हारे लिए आज एक एक्सपेरिमेंट लाऊंगा. वो एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली मैं शॉर्ट्स के टर्म्स पर डालूंगा.
अपने चैनल पर। वो एक्सपेरिमेंट्स को ज़रा तुम लोग ध्यान से समझो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, बाकी मैं समझाऊंगा तो सही यहाँ पर, ठीक है। द सोल्यूबिलिटी, ये पैराग्राफ तुम्हें पक्का नहीं समझ में आने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इतना घटिया लिखा है ना एनसीईआरटी ने, इतना घटिया लिखा हुआ है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सोल्यूशन। दिस बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो ले चैटलियस प्रिंसिपल। तुम लोग को याद है इक्विलिब्रियम में पढ़ा था? नहीं, obviously. In general, if in a nearly saturated solution the dissolution process is endothermic, the solubility should increase with rise in temperature, and when it is exothermic, the solubility should decrease. These trends are also observed experimentally. क्या समझ में आया बता दो। अगर तुम लोग को ये लाइन पढ़ करके समझ में आ गया होगा ना, तो उसी टाइम पर कमेंट लिख देना, हाँ भाई समझ में आ गया, ऐसा 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 होता है। जो बंदा ये पहली बार पढ़ रहा होगा ना, वो बोलेगा भाई इक्विलिब्रियम तो पढ़ा ही नहीं था क्लास 11th में। यहां पर तो वैसे भी वही जन है जो खुद ही बोलते हैं भाई 11th वेस्ट है, और मैं खुद ही बोल रहा हूं, मैंने बनाई उसके ले रहा हूं जिसकी 11th वेस्ट है। मैं उसी के लिए बना रहा हूं जो भाई बैक बेंचर है, जो भाई पीछे है। मैं तो बना ही नहीं रहा टॉपर के लिए कंटेंट। ये टॉपर को मैं ये सब तो ना बताता, टॉपर को तो मैं सीधा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करता, मैं टॉपर को पढ़ा ही नहीं रहा हूं। अब तू बच्चों जैसी बात समझ, ठीक है, तू बच्चों जैसी बात समझ। ये सब फालतू है भाई, ये तेरे को नहीं समझ आएगा। उसके लिए पहले तेरे को इक्विलिब्रियम चाटना पड़ेगा बैठ करके, ठीक है। अपने को उससे कोई लेना देना है नहीं। अभी मैंने इक्विलिब्रियम इससे स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। स्टार्ट मन था, मैंने अपनी बहन से पूछा भी था कि पहले थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, फिर 12th सॉल्यूशंस पर जाऊँ, बट उसने बोला कि हम सबके भी टेस्ट आएंगे अभी, वो भी 12th में है, बट वो नीट के लिए, हम सब में भी अभी टेस्ट आएंगे, तो बेटर है कि हम लोग सॉल्यूशंस पहले कर लें, ये सब तो समझाते रहना। मैंने बोला ठीक है, समझो। आप बेसिक नॉलेज। आज अगर लेट सपोज हम सबको पता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, CO2 है ना, वो डिजॉल्व होती हैं बेटा। किसके अंदर डिजॉल्व होती है? जो भी आपके वॉल्यूम ऑफ जो भी आप लेते हो, पानी लेते हो या वो जो भी ड्रिंक्स है, उसके अंदर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बेसिक टर्म, कोई चीज़ डिजॉल्व है, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का कैसे रिलेशन होगा? मुझे बताओ, अगर मैं किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मैं हमेशा सबको गोलमाल का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैंने किसी को गैस स्टोव पर रखा है और टेम्परेचर बढ़ाया है, तो क्या होगा? वो उस गैस स्टोव से उछल कर भागेगा। गोलमाल में सीन था जब तुषार ऐसे वो उईमा उए करके ऐसे बैठ जाता है और एकदम से पीछे वो बिठा देता है अजय देवगन। तो बेटा बात क्या है यहाँ पर कि टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा मूव करने की कोशिश करेंगे। और तू मुझे खुद बता, कोई चीज़ सॉल्यूबल का मतलब क्या है? कोई चीज़ ज़्यादा सॉल्यूबल का क्या मतलब है? कि वो उसी के अंदर रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो अब तू एक लॉजिक लगा, तूने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तूने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया पार्टिकल वाइब्रेट करने लग गए। पार्टिकल वाइब्रेट कर करके उस पोजीशन से हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटने जाएगा, तो वो तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना। एंड कोई चीज़ अगर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। आई बात समझ? तो क्या मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है? जी हाँ। चलो, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में अब बात करते हैं बेटा। ये तो तुम लोग को बेसिक समझ में आया। बाकी मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेकर के आऊँगा कि कैसे आप लोग का, मैं सेम, अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो, एक ठंडी बोतल रखना लिम्का की, एक गर्म बोतल रखना, और एक बार उसका ढक्कन खोलने की कोशिश करना, देखना किसमें फिज आपकी ज़्यादा आती है। ये चीज़, यही मैं एक्सपेरिमेंट लेके आने वाला हूँ। So pressure does not have any significant effect on solubility of solids and liquid. It is so because solids and liquids are highly incompressible, तो उसका कोई लेना देना इसके पास है नहीं, ठीक है। And practically remain unaffected by changes in pressure. Many gases dissolved in water, ठीक है। तो अगर मैं effect of pressure देखूँ, it is so because solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected. तो pressure की बातें इतनी कोई करता नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रेशर, अगर हम लोग गैस के बारे में बात करें तो आगे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा खुद लॉजिक लगाना, यार मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, गैस कंप्रेस हो जाएगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स जो फ्री हैं वो धीरे धीरे और पास आने लगेंगे। तो क्या होगा? जो क्या होगा अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि भाई हाँ यार मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो क्या होगा? कमेंट लिखो।
तो मैं आंसर बताऊंगा कि तुम लोग करेक्ट हो कि गलत हो। ठीक, लॉजिक लगाना, पार्टिकल्स पानी के वैसे हैं, ठीक है, या पानी पर भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर लग ही रहा है, गैस के पार्टिकल्स के भी ऊपर प्रेशर लग रहा है, क्या हो सकता है, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, क्या हो सकता है, ठीक है। तो सल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, इसके अंदर अभी प्रेशर के हम लोग टर्म्स में पढ़ेंगे ही सब कुछ, ठीक है। मेनी गैसेज डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, इट इज़ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। तो ऑक्सीजन बहुत कम डिजॉल्व होती है बेटा पानी में। ऑन द अदर हैंड, नहीं तो अगर पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती तो हम लोग भी अगर जाते पानी के अंदर और कोई गलती से पानी को अंदर ले लेता तो उसकी मौत थोड़ी ना होती, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसको मिल रही होती, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट इज़ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। ऑन द अदर हैंड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली soluble in water. Solubility of a gas in liquid is greatly affected by pressure and temperature. The solubility of gas increases with increase of pressure. For solution of gases in a solvent, consider a system as shown. ठीक है बेटा, as shown देखो, इससे भी आप लोग को वैसे तो आंसर दे दिया, बट ठीक है। as shown आप देखो, the lower part is solution and the upper part is gaseous system, ठीक है। अपर पार्ट इज गैशियस सिस्टम, लोअर पार्ट इज सोल्यूशन। ध्यान से अगर मैं लॉजिक लगाऊं, इज गैशियस सिस्टम एट टेम्परेचर प्रेशर P and temperature T, assume this system to be in a state of dynamic equilibrium, that is under this condition rate of gaseous particles entering and leaving the solution phase is same। तो मतलब आप सैचुरेटेड हो, जितना आप अंदर आ रहे हैं उतना ही अब आपका बाहर भी निकल रहा है, ठीक। Under these conditions, rate of gaseous particle entering and leaving will be the same. Now increase the pressure over the solution phase by compressing the gas to a smaller volume. तो वॉल्यूम धीरे धीरे गैस का आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी आप लोग का कम होता जाएगा, ठीक है। This will increase the number of gaseous particles per unit volume over the solution and also the rate at which the gaseous particles are striking the surface of solution to enter it. The solubility of the gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in the pressure of a gas above the solution and thus its solubility increases. तो यहाँ पर बेटा उन्होंने बस बेसिक चीज़ यहाँ पर यही चीज़ बोली है कि जैसे 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 बेटा आप इनको कंप्रेस करते जाओगे, जो पार्टिकल्स हो जाएंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम आपके काफ़ी ज़्यादा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस विल इंक्रीज द गैशियस पार्टिकल्स, क्योंकि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, अब आपके ज़्यादा पार्टिकल्स आने लग गए क्योंकि वो कंप्रेस हो गए। एंड जब ऐसा होता है तो वो स्पेसेस को, ऑब्वियसली तुम सोचो कि स्पेसेस को बहुत जल्दी ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड जल्दी ऑक्यूपाई करेगा स्पेसेस को तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड इट इज़ नोन एज हेनरी का लॉ, हेनरी भाई का लॉ। द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कंडीशन भी उसने यही बोली थी कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आप लोग का क्या होता है, ये देखो, the law states that at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। तो बेसिकली बेटा पार्शियल प्रेशर क्या था बेसिक टर्म्स में, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स। तो अब वही गैस अगर बाहर यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर वही गैस बाहर यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियसली प्रेशर लगाएगी, और जैसे जैसे ये प्रेशर लगता जाएगा बेटा आपकी सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंगली चेंज होकर के आएगी, जो कि बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। Dalton is contemporary of Henry, also concluded independently that the solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas. If we use the mole fraction of a gas in the solution as a measure of its solubility, then it can be said that the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. तो यहाँ पर बस उससे यही बात करी कि मोल फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस से प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है, ये चीज़ उससे प्रूफ करी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हेनरीज लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज
is proportional to the mole fraction of the gas on the solution or in the solution. तो P is equal to KH into X या फिर PH is equal to KH into चाय आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, where KH is known as Henry's law constant. If we draw a graph between partial pressure of the gas versus mole fraction, तो आप लोग का straight line with KH is my वो आएगा मैक्सिमम, ठीक है. तो KH इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स है. सो बिटवीन द इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, देन वी शुड गेट अ प्लॉट ऑफ द सेम टाइप, क्योंकि पार्शियल प्रेशर चाय से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. It is obvious from equation 2.11 that higher the value of KH at a given pressure, lower is the solubility of the gas in the liquid. It can be seen from table 2.2 that KH values for both N2 and O2 increases with increase of temperature, indicating that solubility of 8 decreases. ठीक है, तो ये आप लोग को दिया हुआ है बेटा. एंड लास्ट पार्ट दिया हुआ है इधर, increases with increase in temperature, indicating that the solubility of gas increases with decrease of temperature. It is due to this region that aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water. तो ये बेटा इसी साल का क्वेश्चन 2024 का मैंने एक शीट दी थी अपने बच्चों को, और मैं बेटा और मैं पहले ही कह रहा हूँ बोर्ड्स के टाइम पर तो मैं लाइव जाऊँगा सीधा का सीधा और तुम लोग को करवाऊँगा, ठीक है. वन शॉट जाऊँगा, लाइव जाऊँगा और तुम लोग को बेस्ट क्वेश्चन करवाऊँगा. जो दिन का एग्जाम होगा उस दिन हम लोग रिवीजन भी करेंगे उन सब चीज़ों का. बस मेन चीज़ बेटा आप लोग यहाँ पर यही याद रख लेना कि क्योंकि अभी अभी हम लोग ने पढ़ा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज, ठीक है. तो जितना ज़्यादा ठंडा पानी होता है मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम है उतनी सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर एनिमल्स को हेल्प मिलती है, ठीक है, एक्वेटिक स्पीशीज़ जिसको हम बोलते हैं. अब बेटा ये आप लोग का एक क्वेश्चन है, ये सॉल्व करता हूँ. उसके बाद मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे इतना झोंके आ रहे हैं कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, जैसे कल रात हुआ था. स्लीपिंग शेड्यूल पूरा ऑकवर्ड है, बट ये वीक बस मैनेज कर लो गाइस, फिर आई विल बी बैक ऑन ट्रैक, ठीक है. ये वीक थोड़ा सा प्लस माइनस हो रहा है, किस टाइम पर अपलोड जा रही है किस टाइम पर नहीं, गेस्ट्स सोना ये सब बहुत दिक्कत कर रहे हैं. N2 gases bubble through water at temperature दिया हुआ है. How many millimoles of N2 gas would dissolved in 1 liter of water? तो आप लोग के पास बेटा क्या है, पानी की वॉल्यूम है बेटा. Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है 0.987 बार. Given that Henry's law constant for N2 is 70, तो KH आपको दिया हुआ है बेटा 76 पॉइंट, ठीक है. वो किलो बार दिया है बेटा, इसका मतलब 76480 बार आपके पास, बार नहीं, हाँ बार ही बोल सकते हो ना, 76480 बार आप लोग का प्रेशर हो गया. अब बेटा मुझे क्या निकालना है, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2. तो पहले हम लोग बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू चाय. पार्शियल प्रेशर आप लोग को दिया हुआ है बेटा 0.987 डिवाइडेड बाय KH जो कि है 76480. आंसर कितना आ रहा है, ये आंसर आ रहा है बेटा 1.29 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है. अब आप लोग के पास बेटा गिवन मास है, क्या ये गिवन मास है, नहीं बेटा ये तो हमारा गिवन मोल्स है, ठीक है. तो हम लोग को पता है बेटा अगर आपको चाय ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो चाय ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है. मोल्स ऑफ वाटर आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर पानी दिया है. पहले ही कह रहा हूं बेटा 1 लीटर पानी ही 1 kg पानी होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 kg पर लीटर, ठीक है, या 1 kg पर मीटर क्यूब, दैट इज 1000 लीटर्स, ठीक. तो अब आप लोग को मिली मोल्स निकालना है, वो निकाल लेना बेटा. आप लोग को
चाय की वैल्यू पता है आप लोग को, एन एन इंटू को एक्स ले लो, इधर एक्स ले लो, इधर आप लोग फॉर्मूला बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल बी एबल टू डू इट. 1 लीटर विल बी 1 kg, 1 kg डिवाइडेड बाय 18. ठीक है, तो यहाँ तक था बेटा, ये आप लोग का बेसिक हो जाएगा. एंड मुझे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा झोंके, तो आई हैव टू पॉज एंड वी विल, या ये ख़त्म कर दूँ क्या, कितना बचा है, नहीं बाद में ही, मुझसे नहीं होगा, अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ. आगे मिलते हैं यार, स्टे ट्यून्ड टिल देन एंड पानी वानी पी के आओ. अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया बीच में तो प्लीज़ माफ़ करना. तो मैं देख पा रहे हो कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है. ठीक है, मिलते हैं यार. चलो, तो हेनरीज लॉ finds several application in industry and explains some biological phenomena. Notable among these are: so to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. तो उनको soluble रखने के लिए कि वो आपकी aerated drinks में soluble रहे, बहुत हाई प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट करने के बाद वो soluble उधर रहती हैं. ठीक. Next, scuba divers must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. तो ये वाला बेटा फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. ठीक है, increased pressure increases the solubility of atmospheric gases in blood. When the divers come towards the surface, the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and creates a medical condition known as bends, which are painful and dangerous to life. To avoid bends as well as the toxic effects of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks used by scuba divers are filled with air डाइल्यूटेड विथ हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में से एक है. काफ़ी बार इधर से एक रिजल्ट पूछा गया है, और क्या है ज़रा उसको समझते हैं. होता क्या है, जैसे जैसे आप पानी में डीप जाते जाते हो, वैसे वैसे आप पर प्रेशर बढ़ता रहता है. तो हमें पता है रो जी एच से प्रेशर आप लोग का बढ़ेगा. रो जी एच से प्रेशर आप लोग का बढ़ेगा तो इंक्रीज प्रेशर विल एक्चुअली मेक द डाइवर्स के ब्लड के अंदर बेसिकली आप लोग की गैस घुसने की कोशिश कर रही है. ठीक है, आप ये चीज़ समझो इसको, इसकी ऐसे आपके अंदर घुसने की कोशिश कर रही है. अब जैसे जैसे घुसती जाएगी विद इंक्रीज प्रेशर आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी और ब्लड में आपकी वो वाली गैस ज़्यादा घुसने लगेगी. जैसे जैसे आप ऊपर आओगे प्रेशर वापस डिक्रीज होगा. वापस डिक्रीज होने की वजह से ये आप लोग की क्या होगी, गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी. एंड जैसे जैसे ये गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी, कभी कभी ये क्या बना देती है, बबल्स बना देती है, जिसको हम लोग, इस कंडीशन को हम लोग बेंड्स बोलते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से कैपिलरीज वगैरह ब्लॉक हो जाती है. तो यहाँ पर आप लोग क्या होता है कि जो स्कूबा डाइवर्स जो बल्कि टैंक वैंक यूज़ करते हैं, जो पीछे वो पूरा का पूरा टैंक पहनते हैं, उसके अंदर बेसिकली 11.7% हीलियम या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस होती हैं. ये बेटा इसलिए आप ये समझो, हीलियम जो होती है ना, उसकी आप ये समझो लीस्ट रिएक्टिव गैसेस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है. ठीक है, तो ये पहले से प्रेजेंट होता है कि उतना अमाउंट आपकी दूसरी गैस कोई सॉल्युबल ना हो. ठीक है, तो ये चार्ट हम लोग देखेंगे आगे आने वाले टाइम में. ठीक है, कि कौन सी गैस कितनी सॉल्युबल होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा कि लीस्ट रिएक्टिव गैसेस आर लीस्ट सॉल्युबल. At high altitudes, the partial pressure of oxygen is less than that of the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitudes or climbers. Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly, symptoms of a condition known as anoxia. एनोक्सिया बोर्ड के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, एनोक्सिया आप लोग के जेई के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ और सिर्फ अगर कोई नीट एस्पिरेंट देख रहा है तो ये चीज़ समझ जाना. बाकी तो इससे एनोक्सिया बहुत रेयर केस पे कभी बोला गया है. प्रेशर डिक्रीज होता है हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, तो आप लोग की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो ये चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं आप लोग को.
ये होता है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये तो हम लोग ने पूरा का पूरा बता ही दिया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, पूरा बता दिया था। व्हेन डिसॉल्व द गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन एंड हीट इज इवॉल्व्ड, वी हैव लर्नड एज डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक। वापस इन्होंने बेकार समझाया, इंपॉर्टेंट आप लोग का वही है जो मैंने आप लोग को बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उससे एटलीस्ट लोगों को समझ में आता है कि करना क्या है। अब बेटा ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। H2S, a toxic gas with rotten egg smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलालिटी, ठीक है, ये मोलालिटी का साइन है, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ बेटा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर आप लोगों को दी हुई है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो पहले तो बेटा आप ये चीज़ समझो कि यहाँ पर हम लोग को कहाँ है, मुझे लगा इसका डायरेक्टली दिया है तो डायरेक्टली बता दो, बट ठीक है चलो फिर इसको तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा बैठ करके, है ना। तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट दिस इज दिस, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो आप लोग को हेनरीज लॉ कांस्टेंट ढूंढना है। तो अब बात ये आती है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट ढूंढने के लिए आप लोग को फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा बेटा। आप लोग को फॉर्मूला लगेगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू चाय, ठीक है। ये आप लोग का हेनरी का कांस्टेंट, ये मतलब यहाँ से आप ढूंढोगे, आपको पार्शियल प्रेशर और चाय ढूंढना है। अब बेटा 0.195 मोलर का मतलब क्या है। 0.195 मोलर का मतलब होता है कि 0.195 आपके मोल्स हैं H2 गैस के, जो कि डिसॉल्व हो रहे हैं 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, जो कि डिसॉल्व हो रहे हैं 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। क्या आप 1 kg सॉल्वेंट से, क्या आप मोल्स ऑफ, क्या आप 1 kg सॉल्वेंट से मोल्स ऑफ वाटर ढूंढ सकते हो। पिछले एग्जाम्पल में भी यही देखा था। तो कैसे ढूंढोगे, 1000 डिवाइडेड बाय 18 से, ठीक है। तो अब क्या अगर आपसे कोई पूछे कि चाय क्या होता है, तो चाय की वैल्यू आप ढूंढ सकते हो 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.55। आप लोग क्या कर सकते हो, ये वैल्यू को निगलेक्ट ऑफ कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है। तो आप लोग चाय की वैल्यू सीधा 0.195 अपॉन 55.55 ले सकते हो, ठीक है। और फिर आप लोग को जो पार्शियल प्रेशर लेना है एट STP, STP 1 ATM, ठीक है। वही अगर STP पर 1 बार या 1 ATM जो भी ये लोग कंडीशंस है, उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं और पीछे से आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो देखो यार, कैलकुलेटर, ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा छोटी आ रही, बाप रे। ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगी 0.00351, ठीक है। मेन यूनिट्स होंगे, यहाँ से तो 285 आ रहा है। अब यूनिट इन्होंने क्या लेना है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। इन्होंने पीछे आंसर कौन सी यूनिट में दिया उस पर डिपेंड करता है, बार में, पास्कल में, या फिर बाल पास्कल, और कौन से होते हैं आपके ATM में, ठीक है। तो KH है, एक सेकेंड अभी पता लग जाएगा हमारा आंसर। ओ बाप रे, ये क्या है, इन्होंने MM of Hg में दिया है।
इन्होंने तो mm ऑफ Hg में दिया है, 2.9 ही था ना अभी हमारा क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, अच्छा वही नहीं है, इसके आंसर ही नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि इसमें तो वैरायटी ऑफ आंसर्स पॉसिबल हैं। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, एसटीपी की कंडीशन देख लो, एसटीपी की कंडीशन देख लो, उसमें जो भी प्रेशर एटीएम जो भी, ऐसा करो एनसीईआरटी सोल्यूशन खोल लेना, और जो भी प्रेशर एटीएम के कंडीशन आप लोग को दी गई है उसके रिगार्डिंग आप लोग कैलकुलेट करना है। देखो चाहे आप लोग ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, ये 2.6 आप लोग का क्वेश्चन है, तो चाहे आप लोग ने कैलकुलेट तो कर ही लिया है, तो अब जो आप लोग का बचा वो आप लोग को जो कैलकुलेट करना है वो अकॉर्डिंग टू प्रेशर डिवाइड बाय चाहे आप लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से यार कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 1 ATM दिया हुआ है, 0.987 ATM दिया हुआ होता है, एक्चुअली 0.987 ATM के आसपास होता है, शायद 1 बार के आसपास होता है कुछ ऐसा, या 1 पास्कल के आसपास आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो प्रेशर लगा लेना, चाय से डिवाइड कर लेना, KH आ जाएगा। ठीक है, नॉट अ बिग टास्क। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस। At this, calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin। देखो यार, सबसे पहले ना तो मैं भी एक चीज़ तुम लोग को ना यहाँ पर, एक सेकेंड ना, ये देखो, एक ना बेटा रिलेशनशिप ही लिख लो इधर सबसे पहले, ये रिलेशनशिप याद रख लो। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, मैंने पेपर दे दिया है, मुझे इतना कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग ये चीज़ याद रख लो, 1 ATM, ठीक है, इज बेसिकली इक्वल टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स। ठीक है, एंड 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल्स। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो 1 ATM इज, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये थोड़ा सा वैरी करता है कहीं कहीं पर, बट ये रिलेशनशिप आप यहाँ पर समझ लो कि इतना होता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार खुद सोचो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, ये आप लोग को KH इसका दिया हुआ है इस वाले फॉर्मेट के अंदर। अब खुद सोचो, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 प्रेशर। तो आप लोगों को पार्शियल प्रेशर तो 2.5 atm दिया हुआ है, आप लोगों को बेटा यहाँ पर जो KH दिया हुआ है पास्कल में दिया है, तो क्या आप पास्कल वाली चीज़ ATM में कन्वर्ट नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे, या फिर ATM वाली चीज़ पास्कल में कन्वर्ट करो। तो ATM वाली चीज़ अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करूँगा तो वो हो जाएगा 2.5 ATM इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू KH की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, KH की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनटू चाय। चाय क्या है, चाय 500 ml आप लोग का सोडा वाटर है, और हम लोग को मोल्स ढूंढने हैं, कैलकुलेट द क्वांटिटी ढूंढनी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ढूंढेंगे, तो मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो बेटा हमेशा याद रखो 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर आप लोग 500 ml है, क्यों 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम की तरह ट्रीट किया जाता है? क्योंकि 1 ग्राम पर ml आप लोग का पानी की डेंसिटी होती है, तो 500 ml मतलब 500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो 500 ग्राम हो गया, 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो आप लोग का कुछ आएगा 27 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 27.787878 कुछ ऐसे करके हो सकता है आए, तो उतने से ही डिवाइड कर देना, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले लेना, या जो भी है इधर 500 डिवाइडेड बाय 18 लिख लो, बेस्ट। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि उसके मोल्स बहुत ज़्यादा कम आएंगे, मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके अगर ग्राम में क्वांटिटी चाहिए तो वो लेकर के आ जाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंगली तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। इसके आंसर अभी नहीं है, मैंने अभी खोल के नहीं रखे हैं, तो इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना करके छोड़ दो। ठीक, अब बेटा आगे बढ़ते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन।
तो बात करते हैं बेटा लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड इज अ सॉल्वेंट, द सॉल्यूट कैन बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड. Solution of gases and liquids have already been discussed in section 2.3.2. In this section, we shall discuss the solution of liquid and solids in a liquid. Such solution may contain one or more volatile components. Generally, the liquid solvent is volatile. The solute may or may not be volatile. We shall discuss the properties of only binary solution, that is, the solution containing two components, या तो लिक्विड इन लिक्विड या तो सॉलिड इन लिक्विड. अब उससे पहले बेटा मैं पहले एक चीज़ बता दूं, ये वॉलेटाइल का मतलब क्या है. वॉलेटाइल का बेसिक मतलब है उड़ जाना. उड़ जाना कैसे कि लेट सपोज आपने कहीं पर डाला, थोड़ी देर में वो इवेपोरेट होकर के उड़ गया. ये आपका बेटा वॉलेटाइल का मतलब होता है, ठीक है, ये आप लोग का वॉलेटाइल का मतलब होता है. तो बेसिक मैंने तुम लोग को बता दिया है. अब हम लोग बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन यहां से करेंगे स्टार्ट, ठीक है. तो बस यही आज का मुझे पार्ट बस ख़त्म करवाना है. आई होप हो जाएगा अगले आधे घंटे और के लेक्चर के अंदर, आधे से 1 घंटे का और लेक्चर लगेगा, बट ये हो जाएगा ख़त्म, ठीक. चलो, so let us consider a binary solution of two volatile liquids and denote the two components as 1 and 2. When taken in a closed vessel, both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and the liquid phase. ठीक है. अब बेटा यहां पर ना पहले तो दो चीजें ध्यान देना, क्या है ये इवेपोरेशन में और इवेपोरेशन में क्या होगा, जरा इसको थोड़ा सा समझेंगे. इन्होंने एक डायग्राम बनाया हुआ, शायद मैं उसी से समझा दूं तो बेटर है. डायग्राम है इधर, है यस, ठीक है. जरा इसको इस डायग्राम को बेटा बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करना. शुरू में आपके पास सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों थे. शुरू में आपके पास सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों थे और हवा में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनके पार्टिकल्स, लेट्स सपोज सॉल्वेंट अगर पानी है, ठीक है, तो उस सॉल्वेंट के आपके जो वेपर में भी आप लोग का जो सॉल्वेंट एग्जिस्ट करेगा, तो वो आपके वेपर फेज में उनका वो पार्टिकल्स होंगे. मैंने थोड़ी देर के लिए उनको ओपन में रखा. थोड़ी देर के लिए मैंने ओपन में रखा, तो जो दूसरा लिक्विड है, जो पहला लिक्विड तो पानी है, दूसरा लिक्विड अगर उसके अंदर इथेनॉल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, वो भी वॉलेटाइल है, ठीक है. अगर आप लोग को याद हो या आप लोग को पता हो, कभी आप लोग ने एसीटोन डाला है हाथ में, एसीटोन, नील पेंट रिमूवर. ऐसा करो, मम्मी के पास जाओ, अगर ऑब्वियसली घर पे साथ रह रहे हो, क्या पता कोई हॉस्टल वाला बच्चा देख रहा हो, तो मम्मी के पास जाओ, मम्मी को बोलो मम्मा मुझे नील पेंट रिमूवर चाहिए. हाथ पर डालो, देखो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा. वो बहुत हाईली वॉलेटाइल है वो. तो होता क्या है बेटा, बेसिकली ये जो पार्टिकल्स है ना, जैसे जैसे इवेपोरेट होंगे तो लिक्विड फेज के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होंगे बेटा, वेपर फेज में. तो बेटा लिक्विड में जब ये पार्टिकल्स थे, तो लिक्विड लिक्विड इंटरैक्शन की वजह से एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ जब इंटरैक्ट कर रहा था, तो अपना प्रेशर उस पर लगा रहा था. प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर अ लिक्विड यार, कि वो भाई धक्का दे रहा है या तो एट द वॉल ऑफ कंटेनर या दूसरे पार्टिकल को. यही तो बेसिक लॉ पढ़ते हुए आ रहे बेटा क्लास 8 से, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर से. जैसे ही बेटा वो हवा में चला जाएगा और खुद का वेपर फेज आ जाएगा, तो वेपर में जाकर के अब हम लोग क्या बात करेंगे कि वो दूसरे को कितना धक्का दे रहा है वेपर फेज के अंदर. सो दैट विल बी वेपर प्रेशर. ये है बेटा लिक्विड प्रेशर या सॉल्वेंट प्रेशर, ऊपर जाके हो जाता है वेपर प्रेशर. क्या ये वर्ड्स दोनों समझ में आ गए कि सॉल्वेंट प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है. ये यहां पर है सल्यूट सॉल्वेंट प्रेशर. ऊपर जैसे ही मैं चला गया तो मेरा क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर होगा, ठीक है. इन्होंने जो बनाया वो नहीं मत देखो बेटा, मैंने तो तुम्हें सब बेसिक समझाया. ये सारे पार्टिकल्स है, दो सॉल्वेंट अलग अलग है, सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट बी, मतलब ऑब्वियसली दो सॉल्वेंट नहीं होंगे, एक को तो सल्यूट मानना ही पड़ेगा, सल्यूट ए सल्यूट बी, ठीक है. तो वो सल्यूट सॉल्वेंट आपके सल्यूट वेपर फेज सल्यूट प्रेशर, सॉल्वेंट प्रेशर जैसे हवा में उड़ गए तो उनके वेपर प्रेशर अकॉर्डिंगली बन गए. ये हम लोग लिक्विड लिक्विड इंटरैक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लिक्विड इंटरैक्शन,
ठीक है. So let us consider a binary solution of two volatile liquids and denote the two components as 1 and 2. When taken in a closed vessel, both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and the liquid phase. Let the total vapor pressure at this stage be P total and P1 and P2 be the partial vapor pressure of the two components 1 and 2 respectively. तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम लोग ये समझे कि ये लोग डिनोट किस चीज़ से क्या करते हैं. ठीक है. क्लोज्ड वेसल में बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज. तो उतने ही इवेपोरेट होंगे बेटा क्लोज्ड वेसल के अंदर. हम लोग क्लोज्ड वेसल के अंदर भी बात कर रहे हैं तो उतने ही इवेपोरेट होंगे जितने एक हद तक इवेपोरेट हो सकते हैं एंड फिर एक इक्विलिब्रियम स्टेज आप लोग का बन जाएगा. लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट द स्टेज भी पी टोटल. तो जितने आपके इवेपोरेट हो गए उस टाइम पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो आप लोग पी टोटल हो जाएगा. ठीक है. एंड P1 एंड P2 बी द पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली. दीज पार्शियल प्रेशर्स आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन chi1 एंड chi2 ऑफ द टू कंपोनेंट्स 1 and 2. तो यहाँ पर बेटा हम लोग ऑलमोस्ट आप ये समझो कि आप हेनरी की तरह ही लॉ लगा रहे हो. बट बेटा ये चीज़ आप लोग को हमेशा समझनी है कि जो हेनरी का लॉ है वो सिर्फ गैस सॉल्युबिलिटी के लिए ही यूज होता है. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करूंगा. हेनरी का लॉ गैस वाले क्वेश्चंस के लिए, गैस की सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चंस के लिए लगेगा. इस वाले क्वेश्चन में हम लोग हेनरी का लॉ नहीं लगाएंगे. लॉ ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम लॉ है जो हेनरी ने किया था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. वही लॉ यहाँ पर भी लगेगा कि जो आप लोग का वेपर प्रेशर है, जो आप लोग का वेपर प्रेशर है बेटा, जो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि हवा में जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा. तो लेट P1 बी द वेपर प्रेशर. तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा chi1. ये लेकिन जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम क्या था बेटा? राउल्ट भाई. ठीक है. उसका नाम क्या था? राउल्ट भाई. ठीक है. राउल्ट भाई वही बंदा है जिससे रॉलेट एक्ट दिया था इंडिया का. ठीक है. राउल्ट रॉलेट है ना, राउल्ट भाई. ठीक है. The French chemist François Martin Raoult gave the quantitative relationship between them. The relationship is known as Raoult's law, which states that for a solution of volatile liquid, ये आप लोग को हेनरीज लॉ, ये सब आप लोग को, ये सारी की डेफिनेशन आप लोग को पता होनी चाहिए. हमने हेनरीज लॉ के ऊपर डेफिनेशन तो पढ़ी थी ना. ठीक है. पहले एक बार देख लो, एक बार हेनरीज लॉ की मैं डेफिनेशन इधर पढ़ रहे. देखो यहाँ पर आप लोग की पूरी डेफिनेशन है. ठीक है. ये चीज़, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर, जैसे हवा में वो उड़ गया, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन. ठीक है. पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज इज उसका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इनसाइड द सोल्यूशन. ठीक है. ये चीज़ बेटा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन इनसाइड द सोल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर इन द वेपर फेज. ठीक है. अब यहाँ पर आ जाओ बेटा. यहाँ पर वो लोग क्या कहता है? फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, जब हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं मतलब उड़ जाएंगे दोनों लिक्विड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इनसाइड द सोल्यूशन. तो एग्जैक्टली उसी टाइप की आप लोग की वो है, बस कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई बेटा? प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, एंड सिंस बोथ द कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल लिक्विड्स, तो इसलिए लिक्विड इन लिक्विड के लिए है, वो गैसेज इन लिक्विड के लिए था बेटा. बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है. सो दस फॉर कंपोनेंट 1 P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi1. तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह कोई कांस्टेंट आएगा, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट हो जाएगा. ठीक है. P1 इज इक्वल टू P1 नॉट हो जाएगा. ठीक. where P1 naught is the vapor pressure of pure component 1 at the same pressure. तो what do you mean by vapor pressure of pure component? Vapor pressure of pure component मतलब let's suppose आपने basically क्या किया, एक कंटेनर में इथेनॉल और पानी दोनों डाला हुआ है, बट एक कंटेनर में अगर सिर्फ इथेनॉल डाला हुआ है तो उसका जो प्रेशर आएगा वो आप लोग का P1 नॉट होगा. ठीक है. जब वो मतलब हवा में उड़ेगा उसका जो वेपर प्रेशर आएगा दैट इज P1 नॉट. समझ में आई बात? प्योर कंपोनेंट का. किसका? प्योर कंपोनेंट का. सो सिमिलरली अगर आपको P2 दूसरे का ढूंढना है तो वो भी P2 नॉट इंटू chi2 हो जाएगा, where P2 naught represents the vapor pressure of the pure component 2. According to Dalton's law of partial pressure, ये हम लोग को पता है बेटा, the total pressure
over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the components of the solution and is given as this. ठीक है, substituting the values of P1 and P2 we get this as my value. ये आप लोग को मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को सिर्फ पहली लाइन याद रखती है, दूसरी लाइन आप लोग नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बट आप लोग को पहली लाइन इसके अंदर क्या याद रखनी है पहले तो मैं वापस एक बार पूरा ब्रीफली सारी चीज़ें को क्लियर कर दूँ. सबसे पहली चीज़ तो ये है बेटा कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन की, वॉलेटाइल लिक्विड्स के पार्शियल प्रेशर की. ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर जो आप लोग का आएगा, ठीक है, जो आप लोग का पार्शियल प्रेशर आएगा वापस देख लो, द पार्शियल वेपर प्रेशर जो आप लोग का आया हवा में उड़ने के बाद जो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल हो जाएगा, that will be directly proportional to the चाय मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इनसाइड द सॉल्यूशन. अगर हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ढूंढ रहे हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाय टू मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनसाइड द सॉल्यूशन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाने की वजह से हमारे पास P1 नॉट और P2 नॉट आता है रिस्पेक्टिवली. तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट चाय वन, वेर P1 नॉट इज प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर. अगर मैंने सिर्फ इथेनॉल एक कंटेनर में रखा होता तो उसके पार्टिकल्स जब इवेपोरेट हो जाते तब कितना धक्का देते, तब कितना प्रेशर लगाते, उसको वेपर प्रेशर आप लोग कहेंगे. तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर. और डाल्टन की थ्योरी तो हम लोग ने बेटा अभी अभी पढ़ी थी, या आप डाल्टन की थ्योरी बोलो आप कोई भी बोलो, वो बेसिक मतलब ये था कि प्रेशर टोटल विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट. ठीक है, प्रेशर टोटल विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट. द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज मतलब वेपर में जब चला जाएगा इन द कंटेनर will be the sum of the partial pressures of the components. तो total pressure inside या total pressure आप लोग का जो solution के अंदर है that will be equal to sum of both the vapor pressure. जितना वो ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं मतलब वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जितना वो प्रेशर कंटेनर पर लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर वो लोग बेटा अंदर भी आपस में लगा रहे थे. तो आप लोग को सिर्फ एक ही चीज़ लर्न करनी है, दैट इज P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और फिर ये वैल्यू तो उन्होंने बस सब्सटीट्यूट करके चाय 2 की वैल्यू चाय 1 की वैल्यू 1 माइनस चाय 2, ये तो हम लोग को पता है, ये हम लोग ने देखा था ये होता है. एंड यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो. I'll take a break. Let's come back again. तो अब यार फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इक्वेशन 2.16. तो हम लोग के पास यहाँ पर ये तो इन्होंने बेटा सॉल्व किया, बेसिक प्लस माइनस है. रिजल्ट तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ यही याद रखो या ये वाला याद रखो जो आप लोग को अच्छा लगे. मैं तो सिर्फ इसी को याद करके कोई भी क्वेश्चन करता हूँ. ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट. तो उसने बेसिकली ये बोल दिया कि टोटल वेपर प्रेशर आपका किसी एक कंपोनेंट के कोई भी एक कंपोनेंट के चाय पर भी डिपेंड कर सकती है. आपको दोनों चाय की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक चाय पर भी अगर आप चाय मतलब मोल फ्रैक्शन किसी एक का भी निकालो तो ऑफ एनी वन कंपोनेंट से भी वो रिलेट कर पाएगा. टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन वैरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन. लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन मैं कैसे बोल सकता हूँ बेटा, आप ये समझो इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो ये एक तरीके से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट बन रहा है, y इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स प्लस सी का फॉर्मेट बन रहा है. एंड अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है इसका मतलब ये एक लीनियर फंक्शन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो आपका लीनियर डिपेंडेंसी दिखाएगा. सो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन वैरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2. ठीक है, depending on the vapor pressure of the pure components 1 and 2, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of the mole fraction of component 1. तो जैसे जैसे component 1 को मैं increase करता जाऊंगा या decrease करता जाऊंगा accordingly चीज़ें मेरी depending on the vapor pressure of the pure component चीज़ें decrease करेंगी या increase करेंगी, जो भी होगा जब मैं चाय 1 की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा. क्योंकि खुद सोचो चाय 1 की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, खुद एक बार दिमाग लगाना, चाय 1 की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरी वैल्यू चाय 1 की बढ़ती जाएगी तो चाय 2 की वैल्यू अकॉर्डिंगली कम होती जाएगी. बिकॉज चाय 1 की वैल्यू अगर पहले 0.4 थी तो चाय 2 की वैल्यू 0.6 होगी.
चाय 1 की वैल्यू अगर 0.5 हो गई तो चाय 2 की वैल्यू भी 0.5 हो गई, मतलब ये वाली वैल्यू अकॉर्डिंगली आपकी कम होती जाएगी। अब ये वाली वैल्यू आपकी कम तो होती जाएगी, लेकिन अब आप लोग को इस पर दूसरा दिमाग लगाना है। मेरा जो P2 नॉट है और जो P1 नॉट है उनकी वैल्यूज़ क्या है। अगर सिंपल सी बात है, अगर मेरा P1 नॉट ग्रेटर देन P2 नॉट है तो ये वाली वैल्यू बेटा आपकी क्या होती जाएगी, सब्ट्रैक्ट होकर के वैल्यू कम होती जाएगी। वहीं पर P1 नॉट अगर P2 नॉट से कम है तो ये वैल्यू कुछ भी आए बेटा, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग एडेड अप टू अ वैल्यू। ठीक है, तो वही इस पे लिखा है, देखो। सो डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन। तो वो डिपेंड करेगा आपकी चीज़ों पर। A plot P1 or P2 versus the mole fraction chai 1 and chai 2 for a solution gives a linear plot as shown। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बात करूँ P टोटल P1 प्लस P2 की, ठीक है, P टोटल की, अगर मैं बात करूँ चाय 1 की वैल्यू, ये P1 नॉट की वैल्यू है। अगर मैं बात करूँ चाय 1 की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, चाय 1 की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूँ बेटा, और ये बोल रहा है कि P2 नॉट जो आपका है वो आपका ग्रेटर है, ठीक है, ये बोल रहा है कि P2 नॉट आपका ग्रेटर है। देख लो, पहले तो इस पर सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। अ प्लॉट ऑफ P1 और P2 वर्सेज द मोल फ्रैक्शन चाय 1 एंड चाय 2 फॉर अ सोल्यूशन गिव्स अ लीनियर प्लॉट एज शोन। These lines 1 and 2 pass through the points for which chai 1 and chai 2 are equal to unity. Similarly, the plot line 3 of P total versus chai 2 is also linear. The minimum value of P total is P1 naught and the maximum value is P2 naught. Assuming that component 1 is less volatile than component 2. देखो assuming ये assuming word पहले से ही उन्होंने बोल दिया है, ठीक है, assuming word उन्होंने बोल दिया है। तो बाय चांस बेटा अगर P1 नॉट बड़ा होता, P2 नॉट होता तो अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज हो जाती, ठीक है, अकॉर्डिंगली P टोटल आपका गिरने लग जाता। ये चीज़ आप लोग को समझनी है, ठीक है। कैसे बेटा, अब आप देखो चीज़ों को समझो। या तो आप वैल्यूज़ लेना चाहते हो तो आप वैल्यूज़ ले लो, ठीक है, आप जैसे कि वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, इधर एक वैल्यू का सेट बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ का सेट बनाते हैं, फिक्स कर देते हैं बेटा P1 नॉट। P1 नॉट इज़ फिक्स्ड जो कि है 200, P2 नॉट इज़ फिक्स्ड जो कि है बेटा 400, ठीक है। वैल्यू फिक्स्ड है। पहले बेटा चाय 1 की बात करेंगे। अगर आंसर 1 है, चाय 1 तो उस टाइम पर चाय 2 0 हो जाएगा बेटा। उस टाइम पर चाय 2 क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो हम लोग को पता है टोटल प्रेशर P टोटल इस केस पे बेटा किधर आएगा, इधर लिखते जाएंगे P टोटल की वैल्यू। P टोटल विल बी कमिंग आउट टू बी P1 नॉट चाय 1 दैट इज P1 प्लस P2 इज P2 नॉट चाय 2, मल्टीप्लाई इसको, तो 200 आप लोग का आंसर आएगा बेटा, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अच्छा जी, बात करते हैं चाय 1 की वैल्यू अब हो गई बेटा 0.2, तो चाय 2 हो जाएगा 0.8, ठीक है। 400 इंटू 0.8 मतलब 8/10 बेसिकली 320 हो गया। और ये बेटा आप लोग का हो गया 40, ठीक है, ये आप लोग का क्या हो जाएगा बेटा 40, तो 360 आप लोग का P टोटल आ गया बेटा। 360 है ना, अरे ये तो मैंने बहुत तेज़ी से इसको कम कर दिया, ठीक है, सॉरी 360, ये तो मैंने बहुत तेज़ी से इसको कम कर दिया। पहले इसको 0.8 करते हैं, इसको 0.2 करते हैं, तो 80 प्लस 160 दैट इज 240 बेटा। फिर अगर आप ध्यान से देखो चाय 1 विल बिकम 0.6, या आप 0.5 का एक केस ले लो, ठीक है, तो आपका P टोटल की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, ध्यान से देखो 100 प्लस 200 दैट इज 300। एंड फिर जो मैंने बेटा चाय 1 का केस लिया था 0.2 एंड यहाँ पर चाय 2 मेरा था 0.8, तब मेरा बेटा P टोटल का वैल्यू आई थी 360। एंड जब मेरा चाय 1 0 हो जाएगा और चाय 2 मेरा 1 हो जाएगा तो P टोटल की वैल्यू बेटा 400 हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम P2 नॉट की वैल्यू आ रही है। तो एक तरीके से मैं बेटा इंक्रीज होते जा रहा हूँ। वहीं पर अगर बेटा ये वैल्यू मेरी 400 होती, ये वैल्यू मेरी 400 होती और ये वैल्यू मेरी 200 होती, तो क्या होता, 400 इंटू 1, पहले का आंसर बेटा 400 आता अब, ठीक है।
अब बेटा मेरा आंसर आता 320 प्लस 40 दैट इज 360। अब मेरे आंसर बेटा रिवर्स में चलते, मेरे आंसर बेटा रिवर्स में चलते, समझ में आई बात? तो बेटा तब ग्राफ ऐसा अगर होता ना P1 नॉट और यहाँ पर P2 नॉट, तो फर्क सिर्फ इतना होता बेटा, ये ग्राफ आपका बनने में आता। समझ में आ गया P टोटल का? और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है ये तो हम लोग ने बात कर ली, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप आ रही है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, P1 नॉट बढ़ा दिया है या P2 नॉट बढ़ा दिया है, आप लोग कैसे ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। पहले ये पढ़ लेते हैं। द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द डैश लाइन वेयर टू रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। जैसे जैसे P1 लॉट इनटू चाय1, फिर P1 लॉट इनटू चाय1 की ये वैल्यू आएगी, फिर ऐसे 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 करके एक टाइम ऐसा आएगा जब P1 लॉट इनटू चाय1 आप लोग का जीरो हो जाएगा। P2 डॉट इनटू चाय2 की वैल्यू इधर जीरो है, फिर P2 डॉट इनटू चाय2 की वैल्यू, P2 डॉट इनटू चाय2 की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब चाय2 आपका 1 हो जाएगा। तो ये बेटा पूरा का पूरा आप लोग का रिलेशनशिप है। यहाँ पर आपकी चाय2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वहाँ पर भी जब जो मैंने बताया था उस पर भी चाय2 की वैल्यू ही बढ़ रही है, बस फ़र्क क्या है कि P1 लॉट आप लोग का बढ़ा है। द डैश लाइन इज दिस, it can be seen from the plot that P1 and P2 are directly proportional to Chi1 and Chi2 respectively. The total vapor pressure is given by the line marked in 3. ठीक है, the composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressures of the component if y1 and y2 are the mole fraction of the component 1 and 2 respectively in the vapor phase, then using Dalton law of vapor pressure. तो अब बेटा थोड़ी सी हो गई यहाँ पर चेंज, यहाँ पर क्या हो गई, एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनना, द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम। अब मुझे अगर इक्विलिब्रियम वेपर का ढूंढना है तो विद द सोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही अब मेरे हवा में उड़ गए ये सारे पार्टिकल्स, तो अब अगर मुझे उसको विद रिस्पेक्ट टू, अगर मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करनी है, लिक्विड जो आपका वेपर है और जो आपका सोल्यूशन है उनके बीच अगर मुझे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लोग की ढूंढनी है, तो यहाँ पर बेटा इफ y1 and y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट 1 and 2 रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज, तो यहाँ पर बेटा क्या था कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे कि जो उन लोग के प्रेशर थे, ध्यान देना, जो उन लोग का प्रेशर था इनटू जो उन लोग का प्रेशर, वेपर प्रेशर हो रहा था इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इन द सोल्यूशन, जो उनका प्रेशर हो रहा था इनटू मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन हवा वाले हैं तो बेटा प्रेशर किसका होगा, सोल्यूशन का होगा। तो प्रेशर सोल्यूशन का बेटा क्या होता है, प्रेशर सोल्यूशन का बेटा क्या होता है, पी टोटल, क्योंकि अब तो प्रेशर सोल्यूशन का इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो पी टोटल हो गया। खुद दिमाग लगा, वापस दिमाग लगा, वापस हम लोग तब से जो लॉ पढ़ रहे हैं, राउल्ट का लॉ पढ़ रहे हैं, वो क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इनसाइड द सोल्यूशन। तो खुद लॉजिक लगा, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर ढूंढ रहा हूं तो मुझे प्रेशर किसका लगेगा, सोल्यूशन का प्रेशर लगेगा। उल्टा चल रहा है ना बेटा। तो अगर मुझे सोल्यूशन का प्रेशर लगेगा इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इक्विलिब्रियम मतलब अब आना जाना आप लोग का ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि बंद हो गया, जितना जा रहा था, बट अब क्योंकि पार्टिकल्स ऊपर भी प्रेजेंट तो थे ही, हवा में भी पार्टिकल्स वेपर के फॉर्मेट पे प्रेजेंट तो है ही है, एक टाइम ही होगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी कि वो पार्टिकल्स को ले सकेगा, क्योंकि अगर जगह ही नहीं बची तो और पार्टिकल्स तो जाएंगे ही नहीं, वापस क्रिस्टलाइजेशन डिसोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है। अब बेटा खुद दिमाग लगाओ कि अब अगर ऊपर में मोल फ्रैक्शन है तो मुझे जो प्रेशर लेना पड़ेगा वो कहाँ का लेना पड़ेगा, सोल्यूशन का। अब क्योंकि बेटा सोल्यूशन पर तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट हमने ढूंढ लिया था कि फाइनली सोल्यूशन का प्रेशर कितना है, पी टोटल। तो प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टोटल हो जाएगा इन द वेपर। तो आप लोग का P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल। Y1 क्यों, वेर Y1 इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में लगानी है कि अब मेरा जो P टोटल है सोल्यूशन का वो तो मेरा कांस्टेंट हो गया, तो P टोटल इंटू आप लोग की जो चाय की वैल्यू होगी इन वेपर विल बी माय
प्रेशर नाउ। सो इन जनरल ये आप लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इन्होंने पूरा का पूरा कैलकुलेट किया है। मैं ऑब्वियसली तुम लोग को फटाफट से कैलकुलेट करके बताया, तुम लोग बस इसके आंसर वेरीफाई यहाँ से कर लेना, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin at 200 mmHg and 415 mmHg। ये सेम क्वेश्चन बेटा इस बार उसमें आया इसी टाइप का, एग्जैक्टली सेम से थोड़े से न्यूमेरिकल्स पे चेंज थे, किस पे, जेई में, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस। पहले तो इसका बेटा मास ढूंढ लो, CHCl3 का, ये आप लोग के पास मास है। मोल्स कैसे ढूंढोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मोल्स आ गए बेटा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। अब चाय ढूंढना है, ठीक है, चाय ढूंढना है, तो चाय ढूंढो बेटा। चाय कैसे ढूंढते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। चाय ढूंढा, इसको नाम दे दो बेटा CH2Cl2 को चाय 1, इसको नाम दे दो चाय 2। तो P टोटल क्या होता है बेटा, P टोटल क्या होता है, P1 नॉट चाय 1 प्लस P2 नॉट चाय 2, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करो बेटा, P1 नॉट कितना है मेरे पास, मैंने P1 किसको लिया है, CH2Cl2 को लिया है, तो उसका 415 है बेटा। तो 415 इंटू 0.688 प्लस आपका हो जाएगा 0.312 इंटू 200, 0.312 इंटू 200। आंसर बेटा वही आना है, ठीक है। आंसर बेटा आप लोग का वही आना है, ये 60 के अप्रॉक्स आएगा, ये आप लोग का वही आप लोग का कुछ 200 के अप्रॉक्स आएगा, 240 के अप्रॉक्स आएगा ये चीज़, तो 240 250 के अप्रॉक्स आप लोग का आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लो, ये आ जाएगा। अब आपके यहाँ पी टोटल आ गया। अब वो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो अगर आप लोग को निकालना है तो हम लोग को पता है P1 प्रेशर ऑफ द वेपर, ठीक है। प्रेशर ऑफ द वेपर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज इनटू P टोटल। तो यहाँ से y1 की वैल्यू बेटा P1 डिवाइडेड बाय P टोटल आ जाएगी। P1 की वैल्यू ऑब्वियसली तुमने यहाँ से इस वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि ये आप लोग की P1 प्लस P2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोग ने कैलकुलेट की हुई है। तो प्रेशर इन वेपर, ठीक है, बेसिकली प्रेशर ऑफ द वेपर, total pressure of the vapor divided by total pressure of the solution will give me mole fraction of the particle in vapor, ठीक है। जो भी है सल्यूट सॉल्वेंट जो भी है, ये आप लोग का बेटा कॉन्सेप्ट होता है। बहुत ही बच्चों जैसी चीज़ है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला भी रट के जाओगे तो भी क्वेश्चन हो जाते हैं यार, ठीक है। Thus at equilibrium, so it will thus be concluded that at equilibrium vapor phase will always rich in the component which is more volatile। तो वेपर फेज में वो ज़्यादा कंपोनेंट होगा जो कि ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। सो राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये बेटा बहुत दिमाग वाली चीज़ तो नहीं है, बच्चों जैसी चीज़ है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन solution is given by Pi is equal to chai 1 into P1 naught. In the solution of a gas in a liquid, one of the components is so volatile that it exists as a gas, and we have already seen that its solubility is given as this। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से कंपेयर करो दोनों चीज़ों को, if we compare the two equations, तो it can be seen that the partial pressure of a volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction. Only the proportionality constant Kh differs from P1 naught. Thus Raoult's law becomes a special case of Henry's law in which Kh becomes equal to P1 naught। तो ये एक स्पेशल केस है। कब एक स्पेशल केस है, जब आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो तब आप लोग का स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ का आंसर आ जाता है राउल्ट्स लॉ के थ्रू। ये बस आप लोग का इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है। ये इतना कंसिडरेशन में आता नहीं आता, क्योंकि जब गैस आप लोग का सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो आप सीधा लगाना नहीं उसका आंसर। किसका आंसर, हेनरी का, सिंपल, ठीक है। अब बेटा हमारे पास ये दो ही कंपोनेंट बचे ना पढ़ने,
बट ये दो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं एक ब्रेक लेता हूँ और फिर वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक ही बार मैं समझाऊंगा और ख़त्म करूंगा। ऑल राइट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब पूरा केस अलग बेटा, गैस पढ़ा, हेनरीज लॉ पढ़ा, सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉरी उसके बाद लिक्विड्स इन लिक्विड्स पढ़ा तो राउल्ट्स लॉ पढ़ा। अब बेटा सॉलिड्स इन लिक्विड्स पढ़ेंगे, जो कि एक पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड अगर आपने डाल दिया तो क्या सॉलिड कभी वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा सॉलिड के पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब देखो यार, कैम्फर जैसी चीज़ होती है, ठीक है, देखो खुला रखो तो नहीं, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब वो जा कर के वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। आपका कपूर जो होता है, आप उसको जलाते हो ना, ऐसे तो ना कि कपूर रखा हवा में चला गया। हाँ, नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे केसेस हैं। बट जनरल बेसिस पर जब आप सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करोगे जो कि सॉलिड है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ भाई उन लोग का कोई वेपर प्रेशर ही नहीं होगा, क्योंकि वो लोग वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। कभी तूने देखा है, खुद सोच कि एक चेयर रखी है, लेट सपोज कल को मैं लेट सपोज मेरा ये हेयर बैंड है, लेट सपोज मेरा ये हेयर बैंड है, ठीक है। मैंने क्या किया, सीधा पानी में डाल दिया, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली ये मिक्स वाला एक केस नहीं है, मैं सिर्फ एक केस ले रहा हूँ। या तुमने नमक लिया, पानी में डाल दिया, क्या वो उड़ जाएगा, नमक उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा नमक? नहीं, उड़ता नहीं है नमक बेटा, पानी उड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, ठीक है। तो वही चीज़ बेटा इसके अंदर हम लोग को पढ़नी है, क्योंकि वो चीज़ जब उड़ने ही नहीं वाली तो बात ही खत्म हो गई, तो उसका वेपर प्रेशर कभी हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, so another important class of solution consists of solids dissolved in liquid, for example sodium chloride, glucose, urea and cane sugar in water, and iodine and sulfur dissolved in carbon disulfide। तो ये दो केसेस है बेटा, ठीक है। सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया एंड केन शुगर इन वाटर। क्यों बेटा, ये सब हम लोग ने पानी में अभी अभी ऊपर पढ़ा था, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक। एंड आयोडीन एंड सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो CS2 याद रखना है कि CS2 के अंदर आयोडीन और सल्फर डिजोल्व होते हैं बेटा। ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर पानी के अंदर डिजोल्व होता है, वहीं पर आयोडीन और सल्फर CS2 के अंदर डिजोल्व होता है। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज, ठीक है, वो नॉन पोलर है इसलिए, वो पोलर है इसलिए, ठीक है। Some physical properties of these solutions are quite different from those of pure solvents. For example, vapor pressure. We have learnt in Unit 5 Class 11 that liquids at a given temperature vaporize, and under equilibrium condition the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called the vapor pressure. यही डेफिनेशन तब से मैं आप लोग को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, दैट लिक्विड अगर एक गिवन टेम्परेचर पर है इट विल वेपराइज, एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो जैसे ही वो लोग वेपर में कन्वर्ट हो गए तो वो जो अब प्रेशर लगाएंगे वापस उस लिक्विड के ऊपर, उसको बेटा वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। In a pure liquid, the entire surface is occupied by the molecules of the liquid. तो in a pure liquid अगर आप पूरा का पूरा surface देखोगे तो वो आप लोग का occupied by उसके ही होंगे। In a pure liquid, the entire surface is occupied by the molecules of the liquid. If a non-volatile solute is added to a solvent to give a solution, the vapor pressure of the solution is solely from the solvent alone. क्योंकि वेपर प्रेशर तो भाई सॉल्वेंट से ही होगा, क्योंकि भाई वो इवेपोरेट ही नहीं होगा, वो वेपराइज ही नहीं होगा। दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। तो बेटा ये चीज़ निकालनी है, क्योंकि अब आप लोग का जो चाय की वैल्यू आएगी, जो चाय की, क्योंकि P टोटल इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था P1 नॉट चाय 1 प्लस P2 नॉट चाय 2। अगर हम लोग सेम इक्वेशन लगाते हैं तो क्या मैं बेटा ये कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा P2 नॉट, अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ले रहा हूँ तो मेरे पास वेपर प्रेशर ही नहीं है प्योर सल्यूट का। तो अगर मेरे पास बेटा वेपर प्रेशर ही नहीं है प्योर सल्यूट का, तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि P2 नॉट जीरो हो गया, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट चाय 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि चाय की वैल्यू बेटा 1 से छोटी हो जाएगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ P टोटल विल बी लेसर देन P1 नॉट, P टोटल विल बी लेसर देन P1 नॉट, ठीक है।
तो इफ़ पी टोटल विल बी लेसर देन पी वन नॉट बेटा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सल्यूट सॉलिड लिक्विड इंटरैक्शन इज बेसिकली लेसर देन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो वही चीज़ लिखी है बेटा, दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। In the solution, the surface has both solute and solvent molecules. Solution में तो दोनों चीज़ें हैं, thereby the fraction of the surface covered by solvent molecules get reduced. इसलिए आपकी चाय की वैल्यू accordingly आ रही है. Consequently, the number of solvent molecules escaping from the surface is correspondingly reduced. Thus, the vapor pressure is also reduced. तो ये बहुत ही प्यारा इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ समझा दी है कि भाई अगर मेरे सल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पर और आ गए, अगर मेरे सल्यूट मैंने नॉन वोलेटाइल सल्यूट यहाँ पर डाल दिए, तो सल्यूट पार्टिकल्स ऑब्वियस सी बात है जो आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड होगी जहाँ से कोई भी चीज़ इवेपोरेट करेगी या निकलेगी, ठीक है, वॉलिटिलिटी होगी उसकी, तो सिंपल सी बात है अगर वहाँ पर सल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पहले ये सारे के सारे ग्रीन की जगह भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे तो वाइब्रेट करके ऊपर चले जाते थे, बट अब दिक्कत ये आएगी कि जब बीचों बीच आप लोग के सल्यूट पार्टिकल्स है या आप लोग की सल्यूट पार्टिकल्स की मात्रा लेट सपोज ज़्यादा है या कम है जो भी है, बट सल्यूट पार्टिकल्स तो है, तो सल्यूट पार्टिकल्स तो वेपराइज ही नहीं हो रहे। अगर वो वेपराइज नहीं हो रहे तो बहुत कम सॉल्वेंट पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे हैं, तो अगर बहुत कम सॉल्वेंट पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे हैं तो बहुत कम वेपर प्रेशर मुझे मिल रहा है। इसलिए आप लोग का पी टोटल जो होता है, जो फाइनल वेपर प्रेशर आता है, वो लेसर देन सॉल्वेंट आता है। तो क्योंकि बहुत कम पार्टिकल इधर प्रेजेंट है, वो बहुत कम ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर, द प्रेशर दे विल बी एक्सर्टिंग ऑन द सोल्यूशन, वो आप लोग का कम हो जाएगा। सो इन द सोल्यूशन द सरफेस बोथ दिस कौन से ये हो गया, ठीक है, ये पूरा इन्होंने इवेपोरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ये पूरा इन्होंने डिनोट किया है। द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। तो नेचर पर कुछ डिपेंड नहीं करता, सिर्फ क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज टू 1 kg ऑफ वाटर इज नियरली सेम टू दैट प्रोड्यूस बाय एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया टू द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो सेम ही चीज़ आती है आप लोग की एट द एंड, आप लोग का मोल 1 है, सल्यूट का मोल 1 है, मतलब बेसिकली आप वापस बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन डिपेंडेंट ही है। ठीक है, आप लोग को ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि क्या क्या कर रहे हो आप, कितना क्या बोलते हैं आप, कौन सा NaCl डाल रहे हो, ग्लूकोज डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, फलाना डिमकाना, केन शुगर, जो भी है, मेन चीज़ आप लोग की ये 1 मोल डाल रहे हो तो 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जितना भी आपका सॉल्वेंट है, तो आपकी चाय पर ही वैल्यू डिपेंड कर रही है। So Raoult's law in its general form can be stated as, for any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। तो तब से हम लोग यही तब से पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। partial vapor pressure of each volatile component, partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, in a binary solution let us denote the solvent by 1 and solute by 2। when the solute is non-volatile, only the solvent molecules are present in vapor phase and contribute to vapor pressure। let P1 be the vapor pressure of the solvent, Chi 1 be its mole fraction, P1 not be its vapor pressure in the pure state। then according to Raoult's law हम लोग को ये चीज़ पता है, ये भी पता है हम लोग को, ठीक है। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये सब पता है। अ प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन इज प्लॉटेड, ये आप लोग का बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस पॉइंट पर जाकर के आपका P1 नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का पूरा आप लोग का दिया हुआ है कि अगर आप लोग का नॉन वॉलेटाइल सल्यूट हो तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दे दिया और हमारे पास अभी टाइम है तो ये ख़त्म ही कर देते हैं बेटा इसको पूरा का पूरा। Ideal and non-ideal solution। So liquid solution can be classified into ideal and non-ideal solution on the basis of Raoult's law। तो दो चीज़ें हैं राउल्ट्स लॉ की क्लासिफिकेशन में, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, सिंपल सी बात है। द सोल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सोल्यूशन। द आइडियल सोल्यूशन हैव टू अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट्स टू फॉर्म द सोल्यूशन इज जीरो एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। बस ये चीज़ अभी के लिए याद रख लो। मैं अभी ऑब्वियसली कुछ नहीं समझाने वाला थर्मोडाइनमिक्स का इसके अंदर, बस तुम लोग ये वैल्यू को याद रख लो कि आइडियल सोल्यूशन के लिए मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेज, डेल्टा H मिक्स, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो एंड डेल्टा वॉल्यूम मिक्स इज ऑल्सो जीरो। बस याद रख लो।
इट मीन्स, इसका मतलब बस याद रख लो कि जब आप कोई दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो तो हीट लिबरेट आउट नहीं हो रही है, बहुत सिंपल सी बात है, या हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है. सो इट इज़ नॉट एंडोथर्मिक, इट इज़ नॉट एक्सोथर्मिक, बस इतना याद रख लो. It means that no heat is absorbed or evolved when the components are mixed. Also, the volume of solution would be equal to the sum of the volumes of the two components. At molecular level, ideal behavior of the solution can be explained by considering two components A and B. In pure component, the intermolecular attractive interactions will be of the type AA and BB, whereas in the binary solution, in addition to these two interactions, AB type of interaction will also be present. If the intermolecular attractive forces between A and BB are nearly equal to those between AB, this leads to formation of ideal solution. A perfectly ideal solution is rare, but some solutions are nearly ideal. Solution of N-hexane, N-heptane, bromoethane, chloroethane, benzene and toluene, ये याद रख रहे हैं बेटा एग्जाम्पल, फॉल इनटू दिस कैटेगरी. अब ये चीज़ उन्होंने क्या बोला, ए बी बी इंटरेक्शन, ए बी टाइप इंटरेक्शन, ये सब क्या है. तो बेटा बात करते हैं, अगर आप देखो अभी तक पूरा थियोरेटिकल चल रहा है, इसमें कुछ वो नहीं है. अगर आपके पास दो ए के आपके पास पार्टिकल्स है, तो बेटा ए और ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी लगेगा वो दैट इज़ ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन. बी वाले के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बाजू में ऑब्वियसली बी बी का इंटरेक्शन लगेगा, या तो से जो भी है रिपल्शन अट्रैक्शन अपने को लेना देना नहीं है. लेकिन जब ये दोनों बेटा इसके अंदर मिक्स हो गए, ये छोटे वाले पार्टिकल ए के है, ये बड़े वाले पार्टिकल बेटा बी के है, ठीक है, जब ये लोग मिक्स होंगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ लगेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच भी अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ लगेगा. तो आइडियल सोल्यूशन में बेसिकली केस बेटा ऐसा लिया जाता है कि जो आप लोग का ए के बीच में जो भी टाइप का इंटरेक्शन, जो भी टाइप का फोर्स है, अगर वो ए बी के साथ बैलेंस हो रहा है एंड ए बी इज बैलेंसिंग बी बी एज वेल, तो ऐसा अगर आप लोग का कोई भी सोल्यूशन बनेगा या ऐसे आपके जो फोर्सेस बनेंगे वो सिर्फ तभी बनते हैं जब आप लोग का सोल्यूशन आइडियल होता है. तो यही लास्ट लाइन बेटा है, इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी बी आर नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन ए बी, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंटरएक्टिव फोर्सेज है, मॉलिकुलर फोर्सेज है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ये जो बात कर रहे हैं ना बेटा, ये हम लोग ऑब्वियसली बात करेंगे फिजिक्स के अंदर चैप्टर 10 के आसपास, जिसके अंदर वो बॉन्डिंग एनर्जी वगैरह सब कुछ दी गई है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट तो फोर्स करेंगे ही करेंगे, ठीक है. मैं अभी इसलिए रिपल्शन अट्रैक्शन, भाई तुम्हें जो लेना है तुम लो, तुम बस इतना समझो इन दोनों के बीच पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच पे कोई फोर्स लग रहा होगा. ऑब्वियसली अगर क्लोजली पैक्ड है तो ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो ये चीज़ लगी है. और अगर ए के बीच का जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर, वो बी बी का जो फोर्स है, अगर वो ए बी से काउंटर बैलेंस हो रहा है, तो ऐसे को आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, अब बेटा बात करते हैं हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन की. ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, व्हेन अ सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, अगर वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है over the entire range of concentration, then it is called non-ideal. The vapor pressure of such a solution is either high or lower than that predicted by Raoult's law. इसका मतलब जो हम लोग ने वो P1 नॉट चाय 1 प्लस P2 नॉट चाय 2 किया था, उससे या तो वैल्यू ज़्यादा आती है या तो वैल्यू कम आती है. Raoult's law वो लोग ओबे नहीं करते हैं. ठीक है, इफ इट इज हायर द सोल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन, इफ इट्स लोअर इट एग्जिबिट्स नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन आप लोग को दिया गया है. पहले तो मतलब समझते हैं ऐसा क्या होता है. सिंपल सी बात है, ए का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा, बी बी का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा. जो ए बी टाइप है, जो ए बी के बीच इंटरमोलिकुलर होगा, या तो वो बैलेंस ऑफ करेगा या तो वो बैलेंस ऑफ नहीं करेगा. ऑब्वियसली जब बैलेंस ऑफ किया उसने तब आइडियल केस बना, अब बैलेंस ऑफ नहीं किया तो इसलिए नॉन आइडियल का केस बन रहा है, और वही इधर एक्सप्लेनेशन है. The cause for this deviation lie in the nature of interaction. In case of positive deviation from Raoult's law, AB interaction are weaker than those between A or BB. Intermolecular force of attraction between AA is very strong. Intermolecular forces of attraction between BB is also very strong. AB is not strong. AB is not. इसको एक बार दिमाग लगाएंगे. अभी एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें दिमाग लगा के बताता हूँ एक्चुअल में चल क्या रहा है. In this case, the intermolecular attractive forces between the solute-solvent molecules are weaker than those between the solute-solute and solvent-solvent molecules. This means that in such solution, molecule of A or B will find it easier to escape than in pure state.
this will increase the vapor pressure and result in positive deviation. Mixture of ethanol and acetone behave in this manner. In pure ethanol molecules are hydrogen bonded. चलो ये बाद में पढ़ते हैं, पहले बेटा इसको समझते हैं. बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल है ये समझना. लोगों को समझ नहीं आता पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन. क्यों इतना सिंपल है उसका रीजन बताता हूँ. सल्यूट सॉल्वेंट ए सल्यूट बी सॉल्वेंट. सल्यूट आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. उन लोग के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. इन दोनों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. लेकिन जब ये दोनों मिक्स हुए तो इन दोनों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, वीक है. खुद सोच, मैं और मेरा दोस्त आया, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त आया, यहाँ पर बैठे, तू और तेरा दोस्त यहाँ पर बैठे हुए. अगर हम दोनों घुल मिल गए तो भाई 4 घंटे क्या, तू उस दिन पूरी रात भी रुकवा ले, हम लोग मजे करेंगे साथ में. लेकिन अगर बेटा बातें नहीं हो रही तो क्या होगा, थोड़े टाइम पर थोड़ा तू हंसेगा, ठीक है, थोड़ा तू हंसेगा, फिर क्या बोलेगा, चलो यार अब चलते हैं, रात हो गई है, चलो यार अब चलते हैं. तो जब आप लोग की वीक इंटरैक्शन है, सल्यूट और सॉल्वेंट, मैं और मेरा दोस्त सल्यूट था, तू और तेरा दोस्त सॉल्वेंट है, जब वीक इंटरैक्शन है तो मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा. और जैसे ही मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा बेटा, अगर सल्यूट आपका बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है या सॉल्वेंट आप लोग का बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग का वेपर प्रेशर जो होगा वो बेटा बढ़ जाएगा. ठीक है, जो आप लोग का वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग एस्केप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन नेगेटिव में क्या होगा अगर उसको समझे, मैं और मेरा दोस्त आया, वो आए, तू और तेरे दोस्त बैठे, मेरा दोस्त इतना घुल मिल गया तुम्हारे साथ कि मुझे मम्मी का कॉल आने लग गया या मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आने लग गया. मैंने बोला यार तू बैठ, तू ऐसा कर, तू बैठ, मैं निकलता हूँ. तो बस एक ही पार्टिकल बेटा बाहर गया ना, तो तब आप लोग का वेपर प्रेशर कम है. ठीक है, जब इंटरैक्शन आइडियल में केस अच्छा होता है तो बेसिकली ये होता है कि सारे पार्टिकल्स आपके जो भी आप लोग का वॉलेटाइल होगा वो उड़ता जाएगा. लेकिन जब आप लोग की इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ एक बंदा देखो निकला, या आप ये बोल सकते हो कोई भी नहीं निकला. ठीक है, और अगर आप लोग की वीक इंटरैक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल्स निकलने की कोशिश करेंगे. और अगर आइडियल केस है तो सिंपल सी बात है, दोनों साथ में भाई निकलते, चलो यार आज का कोटा हो गया, अब अगले दिन मिलते हैं, इससे अच्छी पार्टी करेंगे क्योंकि आज हमने दारू वारू रखी नहीं है. भाई समझ में आ रही है बात, ऐसा होता है. लॉजिक समझ में आया? ठीक है, सो यहाँ पर बेटा इन्होंने केस बनाए कि ऐसे फिर वो उड़ता केस बनता है. ये पॉजिटिव डेविएशन का केस है. पहले तुमने पॉजिटिव डेविएशन का केस ये वेयर P1 नॉट इज ग्रेटर वाला केस बनाया था, फिर आप लोग ने सारी लाइन जोड़ी, तो पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर से जाएगा क्योंकि आप लोग की प्रेशर की वैल्यूज ज़्यादा रहेंगी. नेगेटिव डेविएशन में सेम ग्राफ्स आप लोग का सेम बना है, बस फ़र्क क्या है. ठीक है, ग्राफ अच्छा ये इन्होंने P1 इसको दिया है, P2 इसको दिया है. अच्छा, इधर इन्होंने चाय1 को इस बार बढ़ाया बेटा, इस बार इन्होंने चाय1 को बढ़ाया है. ठीक है, अभी तक बेटा ऊपर जब बढ़ा रहे थे तो चाय2 को बढ़ा रहे थे. ये देखो, ये बस ध्यान में रख लेना इन लोग ने ग्राफ में क्या चेंज किया. देखो इधर पहले चाय2 को बढ़ा रहे थे इसलिए ग्राफ P1 नॉट छोटा था, P2 नॉट बड़ा था. इधर इन्होंने चाय2 को बढ़ाया, चाय2 इस तरफ कम रखा है, इस तरफ ज़्यादा रखा है, तो ये आप लोग का P2 नॉट की वैल्यू है, ये आप लोग की P1 नॉट की वैल्यू है. और ग्रेटर वाला इसलिए P2 वाले साइड आप देख रहे हो ग्रेटर है. बाकी तो ये हवा में ऐसे तुम लोग को बस बना देने हैं, ऐसा इस पर कुछ होता नहीं है कि कितना ऊपर जाना है कितना नीचे जाना है. ठीक है, सो अब बात करते हैं बेटा इथेनॉल और एसीटोन में ऐसा क्या है कि आप लोग का पॉजिटिव डेविएशन आता है. पॉजिटिव डेविएशन का मतलब आप लोग के वीक क्यों है फोर्सेस. सो इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड. ऑन एडिंग एसीटोन इट्स मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल एंड ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम. ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंटरैक्शन द सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन. तो जैसे ही बेटा आप लोग का एसीटोन आया, एसीटोन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने की कोशिश करता है, जो आप लोग के इथेनॉल के बीच होती है, तो वो तोड़ने की कोशिश करता है. इसलिए आप लोग का पॉजिटिव डेविएशन बनता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर आपस में अब आप लोग के वीक इंटरैक्शंस हैं.
So in a solution formed by adding carbon disulfide to acetone, the dipolar interaction between solute solvent molecules are weaker than the respective interaction among the solute solute and solvent solvent, इसलिए ये positive deviation है. In case of negative deviation from Raoult's law, the intermolecular attractive forces are weaker than those between AB and leads to decrease in vapor pressure, resulting in negative deviation. An example of this type is a mixture of phenol and aniline. In this case, the intermolecular hydrogen bonding between phenolic proton and lone pair on nitrogen atom of aniline is stronger than the respective intermolecular hydrogen bonding. तो ये सब बेटा ये कहाँ से है ना, ये पूरा ऑर्गेनिक का पार्ट है. तुम्हें बस ये याद रखना है कि इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एनालिन इज NH3 ऊपर, सॉरी NH2 ऊपर, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 एंड फिनॉल इज बेंजीन रिंग के ऊपर OH. ठीक है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH और ये आप लोग का होता है, ठीक है, phenol and aniline. In this case, the intermolecular hydrogen bonding between phenolic proton and lone pair on nitrogen atom of aniline is stronger. तो उन दोनों के बीच जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर वो आप लोग का ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा वैल्यू का होता है. तो जैसे मैंने समझाया, दो दोस्त बैठे हैं भाई, वो दोनों भी आए. अब हम इतने घुल मिल गए कि भाई कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा है. ठीक है. सिमिलरली अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एसीटोन, एसीटोन इज कीटोन, ठीक है, प्रोपेनॉन, ठीक है, फॉर्म्स अ सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. दिस इज बिकॉज क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल जो आप लोग का प्रोटॉन होता है या जो ये जो H है वो आपका ये O अट्रैक्ट करने लग जाता है. जैसे ये O अट्रैक्ट करने लग गया तो इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लग गए. तो ऐसा आपका होता है बेटा. ठीक है, बस यही चीज़ है. दिस डिक्रीज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल फॉर ईच कंपोनेंट और इसलिए आप लोग को नेगेटिव डेविएशन मिलता है. सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एजियोट्रॉप्स which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. In such cases, it is not possible to separate the components by fractional distillation. There are two types of azeotrops called minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope. The solution will show a large positive deviation from Raoult's law from minimum boiling azeotrope at a specific composition. For example, ethanol water mixture. तो बेसिकली azeotrope पे क्या होता है कि इन लोग के बॉइलिंग पॉइंट बेटा आप लोग के देखो सेम आ रहे हैं. ठीक है, जो ऐसे मिक्सचर्स है हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, जितने लिक्विड फेज में आप लोग की चाय की वैल्यूज बढ़ेगी उतनी ही आप लोग की चाय की वैल्यूज Y1 और Y2 और चाय 1 और चाय 2 अगर मैं देखो सेम अमाउंट का बनता है, ऐसे उनको बोलते हैं एजियोट्रोप्स बोलते हैं. एंड बॉयल एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम आता है आप लोग का. तो इथेनॉल वाटर मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रॉक्सिमेटली 95% by volume of ethanol. Once this composition, known as azeotrope composition, has been achieved, the liquid and vapors have the same composition and उसके बाद आप लोग का सेपरेशन नहीं हो पाता. ठीक है, द सोल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन. नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रोप. दिस एजियोट्रोप हैज द appropriate composition 68% nitric acid and 32% water by mass with a boiling point of 393.5 Kelvin. तो अगर आप लोग का बेसिकली यहाँ पर इसलिए क्यों मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का बेसिक मतलब है कि भाई नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं. नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं मतलब इनकी दोस्ती यारी ज़्यादा है. अगर इन लोग की दोस्ती यारी ज़्यादा है तो नाइट्रिक एसिड की क्योंकि मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा क्योंकि कम होती है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब कि आप भाई इसको ज़्यादा बॉयल करो और फिर आप ये दोनों को सेपरेट आउट कर पाओगे. ठीक है, अगर आप लोग को करना है तो. और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब क्या है, अभी इथेनॉल और वाटर इन लोग की इतनी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, ये लोग पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं. तो आप लोग कम अमाउंट ऑफ हीट दे करके या छोटे टेम्परेचर पर, इसलिए बोला जाता है बेटा जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल वाटर करते हो तो शायद 60 डिग्री पर ही आप लोग को इथेनॉल मिल जाता है. 100 डिग्री तक तो जाना ही नहीं पड़ता बॉईल करने के लिए, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. ठीक है, कम बॉईल करने पर भी आप लोग को एक्सट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, पहले से ही वो निकलने की कोशिश कर रहा है, आपने और हीट दे दी वो और निकलने की कोशिश कर रहा है तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया. ये इसका मतलब होता है. ठीक है, अब बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यार डायरेक्टली हम लोग तुम लोग कर लेना. ठीक है, आप लोग को कॉम्पोजिशन निकालना है हम लोग को यहाँ से. द वेपर प्रेशर कितना, मैं इसको फटाफट से वैसे बता देता हूँ बेटा, सिर्फ बता रहा हूँ,
फटाफट से कर लेना, मैं इसका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता और मैं लेक्चर को एंड करना चाहता हूँ। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450। प्योर लिक्विड का दिया हुआ है बेटा आप लोग के पास P1 नॉट दिया हुआ है आप लोग को, और ये आप लोग का P2 नॉट है बेटा एच जी रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज दिस। तो P टोटल हम लोग को पता है बेटा क्या होता है, P1 नॉट चाय 1 प्लस P2 नॉट चाय 2। यहाँ से बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, अगर इसको 1 माइनस चाय 1 लिखना है तो 1 माइनस चाय 1 लिख लो, या इसको 1 माइनस चाय 2 लिखना है तो वो लिख लो, जो लिख रहा है लिख लो। तो P1 नॉट प्लस P2 नॉट, मैं इसको 1 माइनस चाय 2 लिख रहा हूँ, माइनस P1 नॉट इंटू चाय 2 आप लोग का ये फॉर्मूला बन जाएगा। पी टोटल की वैल्यू आपको 600 दी हुई है, ये यहाँ पर 450 डालना है, इधर 700 माइनस 450 जो आप लोग का 250 आ जाएगा वो लिखना। चाय 2 की वैल्यू बेटा आप लोग की कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 250, मतलब आप लोग का हो जाएगा 3/5। तो 3/5 आप लोग का चाय 2 आ गया, 3/5 चाय 2 आ जाएगा, तो आप लोग का चाय 1 कितना हो जाएगा बेटा 2/5। ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज। तो वेपर फेज का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए बेटा आप क्या करोगे, P1 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल। सो P1 बाय पी टोटल इज इक्वल टू Y1। P1 आप लोग का कितना है, P1 नॉट इंटू चाय 1 अपॉन पी टोटल जो कि 600 दिया हुआ है, ये आप लोग का कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 600 इंटू चाय 1 की वैल्यू इसकी आई थी अपनी 3/5 ना, इसकी आई थी 3/5, तो ये आएगी 2/5 बेटा, ये 0 0 से कैंसिल, ये आप लोग का 9 आ गया, ये 30 आ गया, 3 से कैंसिल करो 3/10, तो आपका 0.3 आंसर आ जाएगा। तो दूसरे वाले का 0.7 हो जाएगा। मैंने बहुत डायरेक्ट किया है, बहुत डायरेक्टली बता दिया, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड था, ज़्यादा कुछ इस पर दिमाग नहीं लगाना था। फॉर्मूला बेस्ड है, एक बार तुम कैलकुलेट करना, तुमसे नहीं हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैंने तुम लोग को स्टेप्स लिख करके पूरे के पूरे बता दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम डे 10 यार, फ्रॉम केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इतना प्यार देने के लिए। और प्लीज़ मुझे बताओ यार, मैं क्या गिव अवे कर सकता हूँ, तुम लोग इतना प्यार शोकेस कर रहे हो, तो तुम लोग के लिए जो मुझसे हो सकता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, एंड फॉर श्योर मैं संडे से बैक ऑन ट्रैक आ जाऊँगा, जहाँ पर ज़्यादा वीडियोज़ डलेंगी एंड ज़्यादा कंटेंट डलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी मैसअप सिचुएशन में हूँ, ठीक है। बट येस, डेली 2.5-3 घंटे 4 घंटे का काम तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं यार, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।